हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी क्लासेस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस के जो कलेक्शंस हैं जो आपको दिए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे समझ में अच्छे से आ रहा होगा और आप सारे क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को गेन कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे एग्ज़ाम के पैटर्न को। और आप में उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों ये समझ ज़रूर विकसित हो गई होगी जो नए विद्यार्थी हैं कि कैसे किसी टॉपिक से क्वेश्चन वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। टॉपिक जब हम पढ़ते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम ये नहीं जान पाते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी टॉपिक से बनाए जा रहे हैं। इसीलिए विद्यार्थियों प्रैक्टिस करना बहुत ही अहम हिस्सा होता है हमारे तैयारी का। तो इसी क्रम में आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 9 अटेंड करेंगे और उसमें आपको 20 ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं और किसी एक टॉपिक से नहीं, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए इकट्ठे किए गए हैं। आप इसको कह सकते हैं आपके लिए ये वरदान साबित होगा जब तक आप इससे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो विद्यार्थियों क्लास को पहले क्वेश्चन पर आने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो शेयर कर दें ताकि बहुत से विद्यार्थी जो अभी बिजी शेड्यूल में हैं वे इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करके क्लासेस को में आ सकें। तो सबसे पहले आप इसको शेयर कर दें, इसके बाद पहला क्वेश्चन हम सभी स्टार्ट करते हैं। अंत तक बने रहें, धैर्य से बने रहें। 20 क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक्सप्लेन करने में मुझे लगता है कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जो मुझसे छूट ना जाए और मैं अपने बच्चों को बताने से रह जाऊं, इसलिए मैं सारे टॉपिक को, सारे रूल्स को आपको बताने का प्रयास करती हूँ। कई बार इसी चक्कर में वीडियो लंबा हो जाता है, बाद में लगता है कि अरे ये तो बहुत लंबा हो गया, फिर लगता है कि नहीं कम से कम कुछ छूटा तो नहीं बच्चों तक पहुंचाने में। तो आई होप बच्चों आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो आप बताएंगे एरर वाले क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बताइए, पहले तो मैंने इसी क्वेश्चन जो है एरर वाले क्वेश्चन से ही क्लास की स्टार्टिंग आज करनी है। बताइए, द टू स्टूडेंट्स वॉकड बिसाइड्स ईच अदर। इसके बाद कह रहा है इन साइलेंस, फिर आगे देखेंगे नो एरर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, स्लैश ना करके नीचे अंडरलाइन करके आप सभी को मिल जाता है कि नीचे ऐसे अंडरलाइन किया होगा ए पार्ट, बी पार्ट और आपको मिल जाएगा सी पार्ट इन साइलेंस और डी पार्ट के ऊपर लिखा रहेगा नो एरर। तो बताएं, द टू स्टूडेंट्स वॉकड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, इसमें किस पार्ट में एरर है? फटाफट बताएं बच्चों। चलिए रूल की तरफ चलते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? दो विद्यार्थी। वॉकड की बात हो रही है, वॉकड की बात हो रही है तो वॉकड यहाँ पर स्टूडेंट्स ने वॉकड किया। बिसाइड्स ईच अदर, यहाँ पर आप देखें सेंटेंस में एक वर्ड आया है ईच अदर, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए और वन एंड अदर का प्रयोग, इसको नोट डाउन कर लें बच्चों, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, ईच अदर और वन एंड अदर। तो ये काम कैसे करते हैं एग्जाम में, आई मीन टू से सेंटेंस में ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए और वन एंड अदर का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है, मोर देन 2 पर्सन। वन अनदर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन एग्जाम में कैसे पूछ लेगा? दो से अधिक की बात हो वन अनदर और दो लोगों की बात हो तो ईच अदर। और इसका मीनिंग अगर समझने का प्रयास किया जाए तो मीनिंग इसका होता है एक दूसरे के लिए। तो चलते हैं, अब यहाँ पर हम सभी देख पा रहे हैं सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दो है, तो उस तरह से तो ईच अदर सही है। अब बिसाइड की तरफ हम चलें। बिसाइड,
और एक वर्ड होता है बिसाइड्स। तो बच्चों जब भी कभी आपको सेंटेंस में ईच अदर मिले तो आप पहले उसी को चेक करें कि ईच अदर क्या दो लोगों के लिए आया है या दो से अधिक के लिए यूज़ हुआ है। यदि दो लोगों के लिए आया है तो आप ईच अदर का प्रयोग करेक्ट माने। अगर दो से अधिक लोगों के लिए आया है तो आप इसको वन अनदर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ें तो बिसाइड आपको मिले अगर सेंटेंस में तो बिसाइड को भी चेक करें। बिसाइड मीन्स होता है बिसाइड। बिसाइड में BESIDE जब लिखा रहेगा तो इसका मीन्स होता है के बगल में या साथ साथ, इसका मीनिंग बिसाइड होता है। और अगर सेंटेंस में बिसाइड्स लिखा है तो बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त। ठीक है, के अतिरिक्त, तो बिसाइड्स होगा। अब हम सभी यहाँ देख पा रहे हैं बिसाइड्स ही गलत है, बिसाइड्स नहीं होना चाहिए था, बिसाइड होना चाहिए था। इट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब है बाई द साइड ऑफ, बिसाइड मतलब टू स्टूडेंट्स वॉकड यानी कि टहले, बिसाइड यानी एक दूसरे के बगल, शांति से यानी इन साइलेंस। ओके, तो चलते हैं हम सभी, किस पार्ट में एरर है हम सभी ने देख लिया। ठीक है, बी पार्ट में एरर है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। पुट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, हाउ स्मार्ट यू आर शी सेड। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम सभी देखते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है तथा सेड या सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, तो सभी में एक्सक्लेम्ड दिया है। फिर हम सभी जानते हैं कि जब हाउ या व्हाट दिया हो तो वेरी या ग्रेट में बदल जाता है, वेरी या ग्रेट में बदल जाता है। अब फिर देखते हैं हम सभी इसके बाद के रूल को देखेंगे। ये एक्सक्लेम्ड में बदल जाता है सेड या सेड टू, और इसमें कंजक्शन दैट लगता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट देखें हम लोग। इसके बाद प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन चेंज तो करना होता है। अब चलते हैं हम लोग रूल की तरफ। अब जो है शी एक्सक्लेम्ड दैट, तो देखिए चारों में दिया हुआ है शी एक्सक्लेम्ड दैट। यू आपका यहाँ पर हम सभी देखेंगे कि जैसे जब यू कौन सा पर्सन है बच्चों, सेकेंड पर्सन है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं दिया होता है तो या तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और या तो यहाँ पर थर्ड पर्सन मान लिया जाता है। तो अगर आप फर्स्ट पर्सन मानेंगे तो आई हो जाएगा सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन मानेंगे तो ही हो जाएगा, ही यू के स्थान पे। अब देखते हैं कैसा ऑप्शन बनाया हुआ है। अब अगर आप कहेंगे कि उसने कहा किसी लड़की ने हाउ स्मार्ट यू आर, तुम कितने स्मार्ट हो, तो आप इसको अगर इसको असर्टिव में पहले लिखते हैं तो आप लिखोगे यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट आप लिखोगे। अब जब आप इसको अफर्मेटिव में असर्टिव बना लिए तब जब आप चेंज करेंगे, इस हाउ को आपने वेरी में चेंज कर दिया। अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो जब आप चेंज करेंगे तो यही तो आपको कहना पड़ेगा शी एक्सक्लेम्ड दैट यू। अब या तो मी के अनुसार आई बनेगा या तो हिम के अनुसार ही बनेगा। ठीक है, तो शी एक्सक्लेम्ड दैट, अब या तो वो बोलेगी आई, इसके बाद आप कहेंगे आई, अब अगर इसको एम मानेंगे तो आप वॉज करेंगे और अगर ही मानेंगे तो वॉज करेंगे। तो या तो आई वॉज वेरी स्मार्ट या तो ही वॉज वेरी स्मार्ट। आई एम स्मार्ट टेंस चेंज नहीं किया, शी इज़ वेरी स्मार्ट टेंस चेंज नहीं किया तथा प्रोनाउन भी गलत चेंज किया है, शी वॉज वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पे शी क्यों कर देंगे आप, यहाँ पर शी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि या तो यहाँ पर जब जेंडर ना दिया हो तो मैस्कुलिन जेंडर का हिम लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन का या तो मी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लिखेंगे शी वॉज वेरी स्मार्ट नहीं, या
वेरी स्मार्ट नहीं, और बाकी में देखिए वेरी भी तो नहीं लगा है, बहुत सारे बात है जो कि सारे ऑप्शंस पे लागू होती है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिस जो है आप करेंगे तो आप भी ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। एलिमिनेशन की स्टाइल जब आप एग्ज़ाम में अपनाते हैं तो क्वेश्चन जो है करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस भी बन जाते हैं तथा समय भी बचता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। change the indirect sentence into change the direct sentence into indirect sentence। इसमें भी सेम पैटर्न है। मोहन said alas I am undone, तो यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि एलास है तो हम सभी ने पढ़ा है ना कि जब सेंटेंस में एलास हो तो सारो लिखा जाता है, एलास हो तो सारो लिखा जाता है। और क्या लिखते हैं, हैप्पीनेस अगर जो है हुर्रे हो तो कहते हैं हम सभी ना हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस। इस तरीके से अगर हम सभी का सरप्राइज हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज करते हैं। ठीक ना, इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, इस तरीके से किया जाता है। जब एडवर्ब बना देंगे तो एल वाई लगा के एडवर्ब बना देते हैं तथा टेंस चेंज किया जाता है। अब देख पा रहे हैं हम सभी कि आई कह रहा है तो आई मोहन के अनुसार ही हो जाएगा, और एम है तो वाज हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में ही वाज लिखा हो, ही वाज अनडन, उसको चुना जाए। तो अब देखिए किस में नहीं लिखा है, बी में नहीं लिखा है, यहीं आप इनकरेक्ट कर दें। बाकी ए में और सी में तथा डी में लिखा है। अब देखिए सैडली सैडली या सारो जिसमें लिखा हो उसको भी आप याद करें। अब पहले में देखिए नहीं लिखा है, ये एलास आखिर सैड या सैडली में ही तो बनेगा। ठीक है, विथ सैडनेस या विथ सारो या सैडली। तो अब देखते हैं, जब पहला भी कट गया, दूसरे में टेंस चेंज नहीं हुआ, ये भी कट गया, तीसरे में देखें मोहन एक्सक्लेम सैडली दैट ही वाज अनडन, ये बात सही है। और चौथा देखते हैं, मोहन एक्सक्लेम्ड सारो विथ सारो, यहाँ पे होना चाहिए था विथ सारो। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ सारो एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस रहता है, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया ये। बाकी ही वॉज अनडन तो कहा ही है, और दैट भी नहीं लगाया है। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं चौथे में काम कर रहे हैं, दैट भी नहीं लगाया है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा अपना करेक्ट हो गया। आई होप विद्यार्थियों आप भी समझ गए होंगे कि कौन से हम सभी को स्टाइल को अपना करके क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। अगला देखते हैं, इट इज़ हाई टाइम A/we renovate B/our old house C/no error D। बहुत आसान है बच्चों, अगर आपको रूल पता है तो आप कर लेंगे, नहीं पता है तो अभी सीख जाएंगे। दोनों बातें हैं, है ना, कहे कैसे दो बातें होंगी। तो यदि पता है तो करेक्ट होगा, नहीं पता है तो आप सीख जाएंगे, तब भी दो बातें होंगी। भूल जाएंगे तो एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा, लर्न रहेगा तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इट इज़ हाई टाइम वी रेनोवेट ओल्ड हाउस नो एरर। बताएं, आवर ओल्ड हाउस नो एरर, इसमें कौन सी बात है जो आपको पच नहीं रही है कि यही एरर होना चाहिए। इसको रूल आप समझ ले बच्चों, इट इज़ हाई टाइम जब लिखा रहे तो दो बातें होती हैं। कौन कौन सी दो बातें, अभी हम सभी सीख जाएंगे। देखिए, अगर इट इज़ हाई टाइम तो हम सभी कहते नहीं अभी समय है, अब समय है ये काम करने का, तो या तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के साथ लगा दें, बाकी सेंटेंस रहेगा। पहला रूल ये चलता है, और दूसरा रूल आप कह सकते हैं इसका ये चलता है, इट इज़ हाई टाइम प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। दो तरीके से यहाँ पर रूल चलता है। यदि इट इज़ हाई टाइम के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दें तो भी सही हो जाता है सेंटेंस, या इट इज़ हाई टाइम के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। इसका मीन्स होता है अभी समय है, अब समय है ये करने का। तो रिनोवेट का मीनिंग क्या होता है, बहुत से बच्चे यहीं पर भी कंफ्यूज होंगे और मीनिंग निकालने में लग गए होंगे। रिनोवेट का मीन्स होता है पुरानी इमारत की मरम्मत करके उसे नया करना। ठीक है, रिनोवेट।
आवर ओल्ड हाउस यानी अब समय है, यही समय है या समय हो गया है, समय आ गया है कि हमें हमारे घर की मरम्मत करनी चाहिए, तो हो जाएगा इट इज़ हाई टाइम। इसके बाद वी को हटा दें, वी गलत हो जाएगा, टू रेनोवेट। या तो ये तरीका सही है या तो इसका दूसरा तरीका आप क्या अप्लाई कर सकते थे, रेनोवेटेड आवर ओल्ड हाउस। ये भी सही है अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दें और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो ये भी सही है, ठीक है। और एरर की बात करें तो ऑप्शन बी में, दोनों में से कोई एक रूल अप्लाई करके ऑप्शन बी में आप जो है सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ मेनी टाइम्स डज इट टेक टू ट्रेवल फ्राम फ्राम चेन्नई टू ट्रिची बाई ट्रेन। नो एरर। बताएं कौन सा एरर होगा इसमें। हाउ मेनी टाइम इट डज इट टेक ए स्लैश टू ट्रेवल फ्राम चेन्नई बी स्लैश ट्रिची बाई ट्रेन। बताएं इसमें क्या एरर है। बहुत से बच्चे एरर को पकड़ पा रहे होंगे, ए पार्ट में एरर है, बट क्या नहीं होना चाहिए, किसको रिप्लेस किया जाए। ए पार्ट में एरर है, ये तो आपने कंफर्म हो गए, ठीक है। बट करना क्या है, ये सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड है, और हाउ मेनी टाइम्स कहा जाए कि हाउ मच टाइम कहा जाए। ये टाइम क्या है, ये बार वाला टाइम है कि समय वाला टाइम है, बताएं। समय दो होता है ना, जब टाइम में टाइम लिखा रहे तो ये कितना वाला समय, यानी कि समय वाला समय। आप कहते नहीं कितना समय लगेगा, ये वाला समय। और हाउ मेनी टाइम्स अगर कहा जाए तो यहाँ पे टाइम्स होता तो सही था, बार वाली मीनिंग, लेकिन मीनिंग भी तो समझना होगा। हाउ मेनी टाइम्स डज इट टेक टू ट्रेवल, मतलब कितनी बार इतना समय लेता है, नहीं भाई, कितना समय लगता है, ठीक है। चेन्नई से ट्रिकी की तरफ ट्रेन से यात्रा करने में, यहाँ पर समय टाइम वाली बात हो रही है, ना कि बार वाली बात, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब ये एक वाला करेक्ट समझ में आया, यानी टाइम को टाइम्स नहीं यहाँ पे करना है, तो करना क्या है, मेनी को मच कर दें। अब हो जाएगा हाउ मच टाइम। जब आप किसी से पैसा और समय पूछते हैं तो आपको पता नहीं होता है ना कि कितना, जब आप अनकाउंटेबल टाइम को बना देते हैं तो आप नहीं जान पाते हैं, तो हाउ मच टाइम मतलब कितना समय लगेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर ए में एरर ही क्यों है और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या एरर है। हाउ मच टाइम लगेगा डज इज टेक टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची बाई ट्रेन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई एम नॉट एंग्री डैश यू पॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में घूमने वाला क्वेश्चन है, कहीं भी आपको पकड़ सकता है ये। बताएं, एंग्री, एग्री, अलार्म, एनॉयड, नोट करते चलें बाबू आप लोग भी, एनॉयड, सरप्राइज, ठीक है। इनके साथ यदि पर्सन है, इनके साथ यदि पर्सन आया है तो ये विथ लेगा अपने साथ में, या इनके साथ यदि थिंग है, नोट करते चलें, थिंग है तो ये एट लेंगे, ठीक है। सरप्राइज विथ मी, सरप्राइज एट माई बिहेवियर। एनॉयड विथ मी, एनॉयड एट माई बिहेवियर। अलार्म्ड मीन्स होता है चेतावनी देना मेरे व्यवहार के लिए, तो एट व्यवहार मुझे तो मी। एंग्री यानी गुस्सा, मुझसे गुस्सा होना, मेरे क्रियाकलाप पर गुस्सा होना, तो विथ मी गुस्सा होना मुझसे, मेरी एक्टिविटीज़ पर, तो एंग्री एट माई एक्टिविटीज़, योर एक्टिविटीज़। एग्री तुमसे सहमत हूँ, आई एम एग्री विथ यू, तुम्हारे व्यवहार से सहमत हूँ, आई एम एग्री विथ ना करके एट योर बिहेवियर, एट योर प्रपोजल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे जो है पॉइंट समझ में आए होंगे, नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करके इसको लर्न कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई एम नॉट एंग्री,
पॉल क्या है? यू, पॉल पर्सन है ना। और क्वेश्चन में एट भी दिया होगा, विथ भी दिया होगा, ऑन भी दिया होगा, अगेंस्ट भी दिया होगा। एट और विथ ये फिक्स प्रीपोजिशन की तरह यह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों दिया होगा कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएं। आई होप आपने समझ लिया होगा। 6 क्वेश्चन में विथ ही आंसर क्यों है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाई स्टीवन स्पिलबर्ग, ये जो है नाम है। अब यहाँ पे हम सभी को सेंटेंस कंप्लीट करना है और ये है क्या? क्वेश्चन टैग है। क्या है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आपको बताया गया था बच्चों। क्वेश्चन टैग में क्या होता है? सब्जेक्ट को ध्यान देते हैं तथा 2 स्टेटमेंट लिखे होते हैं। एक आपका टैग वाला होता है और एक स्टेटमेंट होता है। यदि स्टेटमेंट निगेटिव में है तो टैग अफर्मेटिव में, ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव में है तो टैग निगेटिव में। अब चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। कह रहा है दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैजंट ही होना चाहिए, हैजंट इट होना चाहिए, या इजंट इट होना चाहिए, या इजंट ही होना चाहिए। और एब्रिविएशन फॉर्म ही लिखा होगा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ही लिखा होगा। एब्रिविएशन स्पेलिंग भी ध्यान रख लीजिए, ABBRI। एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त। डबल बी रहेगा बस, यही एग्जाम में आपको कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, ठीक है। ABBRI एब्रीविएशन तो आप लिख लेंगे VISTION। चलें आगे बढ़ें। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट किया जाए? क्वेश्चन नंबर 7 पर कितने बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चन 7 का आंसर 3 यानी सी? बताएं। सी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे बच्चों? जान लें, देखिएगा। दिस मूवी क्या है? नॉन लिविंग है, इसलिए इसका सब्जेक्ट इट बनेगा। और दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट में है। अब प्रेजेंट का जैसे आपको बताया गया था ना, टेंस नहीं बदल सकते, सब्जेक्ट नहीं बदल सकते। तो इजंट इट यानी कि जैसे ये कह दिया जाए क्लास मैं ही तो पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ ना। तो इस तरीके से आप न करके आप यहाँ पर जब आप ही पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर पाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टाइल क्वेश्चन टैग कहलाती है ना। आप कहते हो नोट कर रहे हो ना, समझ में आया ना। तो न करके जब आप इस तरह से बोलते हो तो आपको यहाँ पर आंसर नहीं भी मिलेगा। तो आप ऐसा पूछते ही हैं कि सेंटेंस निगेशन में अफर्मेशन, अफर्मेशन में निगेशन इंक्लूड होता है। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट होगा नहीं, और हैजंट इट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इज में है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस को या लिंकिंग वर्ब को हम परफेक्ट में नहीं बदल सकते। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। ऑल ऑफ देम, इसके बाद कह रहा है आर सरप्राइज्ड डैश हर रूडनेस। अब यहाँ पर देखिए विथ भी दिया, अपॉन भी दिया, एट भी दिया, ऑन भी दिया। बहुत सारे बच्चे फिर यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आंसर करेंगे। ऑल ऑफ देम आर सरप्राइज्ड, बताएं। देखेंगे यहाँ पर क्या होगा करेक्ट? एट करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। कई क्यों होगा? हर पे मत जाएं। यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, उसके रूडनेस यानी अभद्र व्यवहार की बात हो रही है। मतलब ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी लोग उसके अभद्र व्यवहार के ऊपर क्या थे? सरप्राइज्ड हुए या सरप्राइज थे। तो एट होगा ना कि विथ। हर देख के आप कंफ्यूज ना होएं, हर यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एट। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। 9 देखेंगे चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड पर्टिकुलरली, बताएं क्या होगा इसका? इंडस्ट्रियस मीन्स होता है लेबोरियस, लिखते भी चलें ताकि आपको पता रहे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं वोकैब्स नहीं याद होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए वोकैब्स जिनको नहीं याद होता वो प्रैक्टिस के माध्यम से अपने वोकैब्स को तैयार कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम में तो पूछेगा ना, उसको क्या लेना देना कि आपको आया नहीं आया, लर्न हुआ नहीं हुआ, भूल गए।
ये आपकी समस्या है, क्योंकि एग्ज़ाम तो भाई हर वो बच्चा पास करेगा जो भी टॉयल हार्ड यानी खून पसीना एक करके मेहनत करेगा, परस्पायरिंग करेगा खुद को पंखा बंद करके, ठीक है। जैसे आपको पंखा बंद करके क्लास दिया जाता है ताकि एकदम साइलेंस बना रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस, और कोई भी इधर उधर की आवाज़ ना आए, ठीक है। तो गर्मी में आप पसीना बहाएंगे तो आप इंडस्ट्रियस हैं, यानी मेहनती, लेबोरियस, परिश्रमी। जनरली मीन्स होता है सामान्यतया, यूजुअली या साधारणतया। एलाबोरेट मीन्स होता है विस्तृत वर्णन करना यानी विस्तार करना। डिफरेंट मीन्स होता है अलग, आप जानते ही हैं। तो बताएं यहाँ पर एंटोनिम बताना यानी अपोजिट, इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन में पूछा क्या है यह तो पहले ही ध्यान देना चाहिए। पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ विशेष हो, है ना, पर्टिकुलर, तो उसका उल्टा जनरली ही तो होगा सामान्य। एवरीथिंग इज कॉमन, ठीक है। सामान्यतया आप कहते हैं आमतौर पे, सामान्यतया, जनरली, यूजुअली, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। पर्टिकुलरली मतलब विशेष, और यहाँ पर जनरली इसका उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड अपोजिट। यहाँ भी अपोजिट पूछना है। एंटानिम है वेटरन, बताया गया होगा। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी, ठीक है। तो वेटरन मतलब अनुभवी होता है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन, दक्ष पर्सन, किसी चीज़ में माहिर इंसान, दैट इज कॉल्ड वेटरन। तो अब आप इसको बताएं ऑप्शन के अनुसार। एक्टिव मतलब सक्रिय होता है। पैसिव मतलब निष्क्रिय होता है। नोविस मतलब नौसिखिया होता है, मतलब अभी नया नया काम सीखने वाला। नौसिखिया कह सकते हैं, अनुभवहीन कह सकते हैं। इंग्लिश में आप इनएक्सपीरियंस्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड भी कह सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे फ्रेश को लेकर के कंफ्यूज हो रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे फ्रेश तो सीधा सीधा लिख रहा है, तब भी मैम फ्रेश को क्यों सही नहीं कर रही हैं। अब आप देखिए बच्चों, ये जो आपसे वर्ड पूछा है, ये वर्ड किस प्रजाति का वर्ड है। प्रजाति मतलब नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है। तो ये वेटरन मतलब क्या, किसी व्यक्ति को एडजेक्टिव की तरह ही तो यूज़ कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ कर रहा है, ठीक। तो एडजेक्टिव की तरह जब आप यूज़ करेंगे इसको, वेटरन माने अनुभवी, तो अनुभवी क्या होगा, किसी व्यक्ति की विशेषता ही तो बन गई। एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी इंसान, एक्सपीरियंस्ड पर्सन या खाली एक्सपीरियंस्ड। एक्टिव पैसिव हो, नोविस मतलब नौसिखिया आदमी, दक्ष या अनुभवहीन आदमी, तो ये तो एडजेक्टिव है। फ्रेश की अगर हम बात करें तो फ्रेश को जब आप एडजेक्टिव बनाएंगे तो फ्रेशर बनेगा ना, फ्रेशर बनेगा, ना कि फ्रेश। तो यहाँ पर हम सभी इसलिए डी को नहीं करेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब जो वर्ड पूछता है वो किस कैटेगरी का है, इसको भी ध्यान रखते हुए ऑप्शन को चुनते हैं। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखें। हूँ बिलीव, वन हूँ बिलीव इन फेट यानी क्या होता है, फैटलिस्ट यानी भाग्य में जो है विश्वास करने वाला। फैटल मीन्स होता है प्राण घातक यानी जानलेवा। प्राण घातक मतलब फैटल होता है। कैंसर इज अ फैटल डिजीज, नाम आपने अक्सर करके सुन लिया होगा कहीं, ठीक है। एग्नोस्टिक मतलब होता है अनीश्वरवादी यानी अज्ञेयवादी, बहुत आपने सुना होगा। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इसको जो है हम सभी क्या कह सकते हैं, इसको हम सभी जो है अथेइस्ट भी कह सकते हैं। अथेइस्ट भी कैसे, मतलब नास्तिक, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, दैट इज कॉल्ड एग्नोस्टिक। स्केप्टिक क्या होता है, इसका मतलब होता है संशयवादी, ठीक है। संशयवादी, इसको और भी हम लोग हल्का करें तो संशयवादी को आप क्या सकते हो, धार्मिक धारणाओं को न मानने वाला या असत्य या मिथ्या ठहराने वाला।
मतलब अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन रिलीजियस वैल्यू, रिलीजियस फेथ, उसको स्केप्टिक कहते हैं। तो जो है क्वेश्चन में पूछा है भाग्यवादी, तो इसका मतलब होता है भाग्यवादी। फैटलिस्ट मीन्स भाग्यवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 पर एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, तो सभी लोग जानते होंगे सुसाइड होता है। रेजिसाइड मतलब होता है राजा की हत्या, मर्डर ऑफ किंग, राजा की हत्या, यानी कि मर्डर ऑफ किंग हो जाएगा रेजिसाइड। जेनोसाइड मीन्स होता है जाति हत्या, नरसंहार। ठीक है, जाति हत्या या नरसंहार जेनोसाइड हो जाएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मर्डर मीन्स मात्र हत्या, यहाँ पर वन सेल्फ यानी कि खुद की हत्या, तो सुसाइड होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 पर। करेक्ट द स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सेंटिमेंटलिस्ट मतलब अति भावुक इंसान, बात बात पे इमोशनल हो जाने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा भावुक इंसान को सेंटिमेंटलिस्ट बोलते हैं। बताएं। SENTIMANTALIST। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको तरीका बताया गया है कि कैसे आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कहीं नोट करें। ठीक है, सेंटिमेंटल की करेक्ट स्पेलिंग SENTI, सेंटी आपने लिख दिया, मेंटल आप ऐड करें, MENTAL मेंटल ऐड कर लें, IST ऐड कर लें, आसान हो गया ना। सेंटीमेंटलिस्ट कैसे, फिर से देखें। SENTI सेंटी कर लें, MENTAL मेंटल कर लें, IST इस्ट कर लें, तो सेंटीमेंटलिस्ट किस ऑप्शन में है। पहले में TALIST है, दूसरे में देखेंगे मेंटल है पहले में, इसलिए गलत हो गया, ए की वजह से गलत है। दूसरे में सही है, तीसरे में MEN ये तो सही दिया है, लेकिन ए की जगह पे ई कर दिया, ये भी गलत हो गया। तीसरे में गलत हो गया, चौथे में सेंटी कर दिया है, तो यहीं पर गलत हो गया है। टी कहीं जो है सही है, मेन सही है, टे सही है, लेस्ट है, तो ये तो सब सही है, लेकिन ए कर दिया है, ये गलत है। यहाँ पर ई कर दिया था, और यहाँ पर भी यहाँ क्या कर दिया था, मेंटलिस्ट कर दिया था। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट लिख के याद कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पर देखें। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आर्काइयोलॉजी आप याद कर लीजिए, आर्कियोलॉजी, आर्काइयोलॉजी, इसका मीन्स होता है पुरातत्व विज्ञान। ठीक है, स्टडी ऑफ एंसेंट हिस्ट्री, पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी, आर्काइयोलॉजी, अगर आप आर्काइयो इसको पढ़ते हैं तो आप ऐसे स्पेलिंग एग्जाम में लिख पाएंगे, ARCH का EO, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो CHAEO दिमाग में बना रहेगा। लॉजी आपको पता ही है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लें, आर का ई ओ लॉजी, आर्काइयोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स होता है पुरातत्व विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। कलीग मीन्स क्या होता है, सहकर्मी, सहयोगी, अ पर्सन हु वर्क्स विथ अनदर पर्सन। बताएं। कलीग कहते ना, ये मेरा कलीग है, ये मेरा कंटेम्पोरेरी है, साइमल्टेनियस है, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं सभी बच्चे। कलीग, 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 बताएं कौन सा आंसर करेक्ट किया जाए। कैसे नोट करेंगे, सेम ऐसे, को COLL E कोलियो GUE कलीग। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, COLLEAGUE कलीग। ठीक है, फिर से अगर आप लिखना चाहें तो और सुंदर लिखें, COLLEAGUE कलीग। ठीक है, कलीग मीन्स होता है सहकर्मी या सहयोगी, साथ काम करने वाला। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। ये PQRS है बच्चों, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा गंभीरता से इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना, एकदम माइंड कंसंट्रेट करके। PQRS में क्या होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। एलेक्जेंडर वॉज, अब सॉरी, एलेक्जेंडर यानी कि पहला और अंतिम दिया हुआ है, पहला
और अंतिम, यानी कि पहला और छठवां आपको दिया हुआ है, इस बीच में क्या क्या आएगा ये आपको लिखना है पहले और छठवें में। तो पहला आपका अलेक्जेंडर है। अब यहाँ पर आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ रूल्स होते हैं जिसको अप्लाई करके आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या है वो, पहले आप सब्जेक्ट जानें कि सब्जेक्ट क्या है। कोई ना कोई नाउन दिया हुआ है। अब इस नाउन के बाद या तो बच्चों या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा और या तो कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो अब अगर आप हेल्पिंग वर्ब आएगा से बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में पी है। हेल्पिंग वर्ब में आपके अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें तो अगर आप अलेक्जेंडर वाज करते हैं तो यहाँ पर पी दिया हुआ है, इसके मतलब पी पहले आएगा। आप किस ऑप्शन में पी है, सिर्फ डी ऑप्शन में पी है। लेकिन आप इतने से ही नहीं ना कर सकते हैं, दूसरे वाले रिलेटिव प्रोनाउन को ही हम बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हूँ है और हुम है। तो किस में पी दिया है, अरे एस दिया है और क्यू दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्यू दिया है यानी हु वाज। अब चूंकि अलेक्जेंडर पर्सन है तो इनके साथ हूँ का प्रयोग होगा। अब या तो ये तो आपने कंफर्म कर लिया, या तो आगे पी आएगा या तो आगे क्यू आएगा। अब अगर क्यू से आप पी से आप बनाते चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप पी से बनाते हैं बच्चों तो लास्ट ऑप्शन को अगर आप माने तो अब एक बार अगर आपने अंदाज लगा लिया कि पी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तब आप एस को क्यू को आर को अगल बगल जो है रखें। क्या आपका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, नहीं होगा तो तुरंत इसको आप ना करके आगे बढ़ जाइएगा। यही सब तरीका है एग्ज़ाम में पास करने का, इसका कोई रूल नहीं होता। ठीक है, देखिए पी अगर आप करते हैं तो इसका बनेगा अलेक्जेंडर वॉज अ डिसिपल ऑफ अरिस्टोटल, यानी कि अलेक्जेंडर जो था यानी सिकंदर वो अरिस्टोटल यानी अरस्तु का शिष्य था, अनुयायी था। तो अरस्तु का शिष्य था। अब क्या आना चाहिए, अब यहाँ पर आ जाना चाहिए जो एक ग्रेट कॉन्क्वेरर था, यानी जो एक महान विजेता था। तो यानी कि पी के बाद तो तुरंत क्यों आ जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर तो आया ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं सही होगा। अब जब ऑप्शन डी नहीं सही होगा तो दूसरा हम लोग का व्यक्ति की वजह से अलेक्जेंडर पर्सन है, पी क्यों बचा। अब क्यों किस किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, यानी कि बी भी नहीं होगा। अब आपने ये जान लिया कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों अपना आंसर नहीं होगा। अब या तो ए अपना आंसर होगा या तो अपना आंसर सी होगा। अब अगर ए को पकड़ के चलें तो ए को पकड़ के चलें तो आप अब फिर यहीं पर आपका देखिए समस्या का समाधान हो गया। क्यू के बाद ए ऑप्शन में पी लिखा है, सी ऑप्शन में भी देखिए क्यू के बाद पी लिखा है। अब या तो आर पहले आएगा या तो एस पहले आएगा, या तो एस पहले आएगा या तो आर पहले आएगा। तो समस्या का समाधान मिल गया ना हम सभी को कि अगर आप जो है आर और एस को आगे पीछे सही सेट करने में सफल हो जाते हैं तो यहाँ तो बता ही दिया कि क्यू और पी आगे आगे चलेगा। अब क्यू और पी जब आगे आगे चलेगा तो यहाँ पर बना लिया आपने अलेक्जेंडर, इसके बाद आपने बनाया क्यू, यानी कि हु वॉज अ ग्रेट कॉन्क्वेरर। पी कर लीजिए वॉज अ डिसिपल ऑफ अरस्तु, यानी अरस्तु का अनुयायी था। अब आप अगर जो है पी और क्यू को सेट कर लिया, आगे बढ़ें। हु एज द ग्रेटेस्ट फिलोसॉफर, और वह क्या था, जैसा कि वह एक महान दार्शनिक भी था। हुम वॉज द हुम द वर्ल्ड एक्नॉलेजेस, जिसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और पूरी दुनिया जानती है। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं अगर आप आर ना करके एस करें तो एस अगर करते हैं तो हुम द वर्ल्ड एक्नॉलेजेज एज द फिलोसोफर, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, तो यहाँ पे एज पहले आएगा कि एक्नॉलेज के बाद एज आएगा। जाहिर सी बात है बच्चों, आपने देख लिया है कि यहाँ पर आपका करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है एलेक्जेंडर हु वॉज अ ग्रेट कॉन्क्वेरर वॉज अ डिसिपल ऑफ अरस्तु, यानी अलेक्जेंडर जो एक महान विजेता था, अरिस्टोटल का जो है क्या था, अरस्तु का शिष्य और अनुयायी था। जिसे हुम मतलब क्या होता है, हुम मतलब होता है जिसे या जिसको पूरी दुनिया जानती है, किस रूप में, एक्नॉलेजेज एज ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो आई होप आपने मेरे साथ सहमति व्यक्त की होगी कि ऑप्शन नंबर सी ही अपना करेक्ट आंसर निकल रहा है। ठीक है, फिर से बताएं कि हो गया कंफर्म। क्यू पी एस आर,
एस क्यों पहले आएगा? क्योंकि हुम, हुम मतलब कौन? अरिस्टोटल को पूरी दुनिया एक महान फिलोसोफर के रूप में जानती है। अब अरिस्टोटल के लिए ही तो हुम आया है, जिसे, ठीक है, अरिस्टोटल के लिए ही हुम यानी कि जिसे आया है, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में देखेंगे, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम एंड फ्रेजेस। आई डोंट कम इन हिज वे, इट इज़ लाइक प्लेइंग विथ फायर। बताएं, कह रहा है इस रास्ते में, मतलब उस रास्ते में या उसके रास्ते में मत आना, ये आग के समान, आग के साथ खेलने जैसा है, उसके रास्ते में आना। बर्निंग योर सेल्फ यानी कि खुद को जला लोगे तुम। दूसरा कह रहा फेसिंग डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक हो जाएगा तुम्हारे लिए, गुस्सा हो जाओगे या आसानी से हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है बच्चों, प्लेइंग विथ फायर का मीन्स ही निकल रहा है खतरे से खेलना। तो यहाँ पर अपने आप को जलाना आपको बताए हैं हम कि वर्ड मीनिंग नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। गुस्सा होना भी मिल ही नहीं रहा है, और फेसिंग इजी सिचुएशन ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में, ठीक है। अगला देखेंगे, फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एवरी वन इज ऑन द सेम पेज। इसको आपको आइडियमिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है। ऑन द सेम पेज मीन्स क्या हुआ? अब आपको पता चल रहा ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, या एक ही तरह से काम करने वाले, एक ही तरह से सोचने वाले, कुछ ऐसा ही तो निकल रहा है कि फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल, कोई भी ग्रुप अगर सफल होना चाहता है तो उसके लिए क्या चाहिए? यह बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि हर आदमी एक जैसा सोचे। बात तो यही निकल गई ना मीनिंग, जब आपने कंप्लीट करने की कोशिश की। तो प्रेजेंट फॉर मीटिंग, खाली मीटिंग में बैठने से कुछ नहीं होने वाला। रजिस्टर्ड फॉर द वर्क, ये भी नहीं होगा सही। विलिंग टू पे द सेम फीस, मने पूरी पैसे, एक ही जैसा पैसा चुकाओ या एक जैसा सोचो। तो यहाँ पे बता ही रहा है ना, एक ग्रुप को सफल होने के लिए एक जैसा सोचना होगा। तो हम सभी जान गए कि ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। अगला आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पर। ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच, आपको बताया गया है बच्चों। मेडन स्पीच और एक्सटेम्पोर दो शब्द बताए गए हैं। मेडन स्पीच मीन्स होता है फर्स्ट स्पीच, एक्सटेम्पोर मीन्स होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, ठीक है ना, स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो एक्सटेम्पोर होता था, एक्सटेम्पोर आप इसको कर सकते हैं नोट, एक्सटेम्पोर, ठीक है। ये स्पेलिंग में भी इम्पोर्टेंट है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो है ही है। मेडन स्पीच मीन्स होता है फर्स्ट स्पीच। अब पहला कह रहा है इमोशनल स्पीच, इसके लिए जो है इमोशनल स्पीच के लिए आप मेडन स्पीच को नहीं यूज़ करेंगे। लॉन्ग स्पीच भी नहीं होता है, ब्रीफ यानी संक्षिप्त भी नहीं होता है। फर्स्ट स्पीच बराबर मेडन स्पीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बताएं। Improve the sentence, the concert will start when the conductor coming, बताएं when the conductor coming। यही आपका अगर करेक्ट है तो आप नो इम्प्रूवमेंट लिख दें, इनकरेक्ट है तो आप इसको सेट करें कि कैसे ये करेक्ट हो सकता है। when कंसर्ट, कंसर्ट मीन्स होता है बच्चों संगीत समारोह, ठीक है, संगीत समारोह होता है कंसर्ट का मीनिंग, ठीक ना। आप बताइए, एक नियम तो आपने मीनिंग निकाल के कंप्लीट करेंगे। दूसरा आप ये जानते हैं कि जब फ्यूचर में पहला क्लॉज हो तो दूसरा क्लॉज अगर व्हेन से शुरू हो, अनलेस से शुरू हो, अनलेस से शुरू हो, इफ़ से शुरू हो, अनटिल से शुरू हो, तो वो हमेशा किस में रहता है? प्रेजेंट में रहता है। बस आप फटाफट प्रेजेंट को पकड़ लें। पहला ऑप्शन कह रहा है व्हेन द कंडक्टर अराइव्स, दूसरा कह रहा है व्हेन द कर्टन हैज़ बीइंग राइजिंग, कंटिन्यू ये बना दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बना दिया रेजिंग। इसके बाद तीसरा बना दिया ऑडियंस विल अराइव। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है व्हेन वाला क्लॉज कभी फ्यूचर में होता नहीं है, बाद वाला प्रेजेंट जो है फ्यूचर में होता है, पहले वाला प्रेजेंट में हो अगर तो व्हेन वाला प्रेजेंट में रहना चाहिए। इस हिसाब से तो ए कर रहा है कंडक्टर अराइव्स, यानी कि जब कंडक्टर पहुंचता है या पहुंचेगा तब ही संगीत समारोह जो है स्टार्ट
की जाएगी। ओके, हिंदी में मीनिंग आगे गे से निकालेंगे, इंग्लिश में इसी स्टाइल को फॉलो करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे दिए जा रहे हैं। अच्छे का मतलब है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरियस एग्जाम में जो है आए हुए क्वेश्चन, और सारे टॉपिक को मिला के क्वेश्चंस दिया जा रहा है। किसी एक टॉपिक से नहीं कि आप वाइस पढ़ रहे हैं तो वाइस ही पढ़ते जा रहे हैं, बाकी टॉपिक छूट जा रहा है। सारे टॉपिक पर आपको क्या किया जा रहा है, आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आई होप बच्चों आपको पसंद आई होगी। फटाफट अपने स्कोर को बता दें और फिर आप जो है अगले क्लास की तैयारी करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ टाइम।